नमस्कार दोस्तों। यूं तो 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 30 तारीख को परसों शाम जब तेलंगाना में वोटिंग हो चुकी होगी तो देर शाम एग्जिट पोल से पांचों राज्यों के रुझान का अंदाजा लगेगा। एक अनुमान होगा कि क्या तस्वीर बन रही है। और आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर था जो खत्म हो गया। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होगा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी मशीनरी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जुटी रही। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके कुछ देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभा, रोड शो, रैली और पूरी ताकत बीआरएस यानी केसीआर, उनकी बेटी, उनके मंत्री और पूरी पार्टी लगी रही कि कैसे केसीआर की तीसरी बार वापसी हो, इसके लिए जनता तक पहुंचा जाए। तो क्या होने वाला है तेलंगाना में, क्या होने वाला है एमपी में, क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्या होने वाला राजस्थान में, इस पर सबकी नजर है। और जैसा कि मैंने कहा, अंतिम तस्वीर तो 3 तारीख की सुबह 11, 12, 1 बजे तक ही पता चलेगी। लेकिन सबकी चूंकि जिज्ञासा है, इसलिए मैंने खास तौर से योगेंद्र यादव जी से अनुरोध किया कि एक बार आपसे बात की जाए, एक अनुमान, आकलन, विश्लेषण समझा जाए कि क्या दिशा हो रही है चुनाव की। और चुनाव जो कैंपेन जो खत्म हो चुका तेलंगाना में भी, चूंकि योगेंद्र यादव जी लगातार तेलंगाना में है, तो वहां से क्या तस्वीर दिख रही है, इसलिए मैंने अनुरोध किया हमारे साथ जुड़े। उनका अतीत सेफोलॉजी का है, लेकिन वो आजकल कहते हैं कि मैं समाज निर्माण में लगा हूं। सेफोलॉजी पास्ट है। और भारत जोड़ो अभियान के तहत वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और एक सामाजिक बदलाव की दिशा में, राजनीतिक बदलाव की दिशा में भी एक एक्टिविस्ट की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा, तेलंगाना में। तो शुरू करते हैं योगेंद्र यादव जी से बातचीत तेलंगाना से ही, कि सीधे, बहुत ज्यादा घुमावदार सवाल की बजाय सीधे, कि चूंकि आप तेलंगाना में हैं और चुनाव प्रचार खत्म हो गया, बहुत चर्चा हुई तेलंगाना की, खासतौर से बाकी राज्यों के साथ, कि तेलंगाना में जो केसीआर की तीसरी बार पारी की तैयारी बीआरएस के लोग या केसीआर कर रहे हैं, उस पारी को कांग्रेस रोक सकती है, ऐसी चर्चा दिल्ली से दिख रही थी तस्वीरों में। बीजेपी जो बाकी राज्यों में मजबूत है, कंटेंडर है, सरकार में है, वो उस तरह से स्थिति तेलंगाना में नहीं दिख रही। अब मैं सीधे पूछता हूं, वहीं से शुरू करते हैं कि तेलंगाना में आपको क्या तस्वीर दिख रही है, योगेंद्र यादव जी? अजीत भाई, आज से 2 महीना पहले अगर आप मुझसे पूछते ये जो 4 बड़े राज्य जिसमें चुनाव हो रहे हैं, तो मैं कहता कि सबसे ज्यादा संभावना कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम संभावना तेलंगाना में बताता उस वक्त। और मैं 2-3 महीने पहले तक मेरा मानना था कि अगर कांग्रेस एक रेस्पेक्टेबल सेकंड आ जाती है, यानी कि हारेगी तो सही, लेकिन अगर सम्मानजनक स्थिति आ जाती है तो बहुत संतोष की बात होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि शायद इन 4 राज्यों में सबसे प्रबल संभावना कांग्रेस की तेलंगाना में हो गई है। तो बहुत ही एक ड्रामेटिक टर्न हुआ है जो आमतौर पे हम देखते नहीं है। कभी कभार 5-7 साल में एक आधी बार ये चीज देखने को मिलती है कि एक नाटकीय परिवर्तन तेलंगाना के मूड में हुआ है। वो तेलंगाना जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, उसको 119 में से 88 सीट मिले थे, लगभग 90 सीट। और कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस का कोई 28% वोट था और उनका 47% वोट था। इतना बड़ा फासला था। तो कहां कांग्रेस की 19 सीटें और कहां टीआरएस की 88 सीटें? जी, और वो तेलंगाना जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि अब तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी को 4 सीट भी मिल गई, 4 सीटें मिली थी। और लग रहा था कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो कहानी तेलंगाना में दोहराई जाएगी, यानी कि मुख्य जीतेगी टीआरएस, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पीछे रह जाएगी और अब बीजेपी आएगी। कुछ ये माहौल बना था। और लोकसभा और पिछले बार जब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में मैं गया तो लोगों ने कहा, भैया यहाँ तो बीजेपी नंबर 2 पे आ रही है, तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदला। उसके बाद कर्नाटका चुनाव हुए, जिससे कि बिल्कुल एक हवा तेलंगाना में भी घुसी है उसकी। और जब इस वक्त मैं तेलंगाना में हूँ, आज वापस आ चुका हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों तक मैं तेलंगाना में ही था। वहां मैंने अच्छा, मुझे लगा आप हैदराबाद में, कोई बात नहीं, आज वापस आ गया। लेकिन पूरा जो घूमा तेलंगाना में सब जगह,
उससे मेरी बिल्कुल स्पष्ट धारणा बनी है कि ये जो आमतौर पे कयास चलते रहते हैं ना, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, फिर उसमें एमआईएम का क्या रोल होगा, क्या बीजेएस और बीजेपी मिलके अपना सरकार, बीआरएस और बीजेपी मिलके सरकार बनाएंगी, ये सब कयास वहां चल रहे हैं। मेरी समझ ये बनी, सही है गलत है तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा, कि वहां कांग्रेस धड़ल्ले से सरकार बना रही है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। क्योंकि चुनाव में एक बार जब आंधी चलनी शुरू हो जाती है तो वो फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और मैंने तो जमीन पे जो हवा चलती देखी, मुझे बहुत हैरानी होगी अगर वो हवा रुक जाए, बावजूद इसके कि बीआरएस के पास असीम पैसा है इस चुनाव में डालने के लिए, बावजूद इसके कि केसीआर खुद बहुत लोकप्रिय वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, बावजूद इसके कि केसीआर के विरुद्ध व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है जनता में, लेकिन कुल मिला के जनता का एक भाव है, भैया तेलंगाना बना था, आपने बड़े बड़े वायदे किए, कुछ छोटी मोटी चीजें की भी आप, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि टीआरएस ने कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं देखिए सड़क बनाई, करंट दिया, करंट का मतलब वहां बिजली होता है, वो जिसे आप और मैं करंट समझते हैं वो नहीं, कि आपने करंट दिया, आपने कुछ योजनाएं भी थी, रैयत बंधु योजना इत्यादि थी, लेकिन ये तो वो सब नहीं था जिसका वायदा आपने किया था। और जो आप कर सकते थे अब बस कर लिया, इससे फालतू अब आपके बस में नहीं, अब हम किसी और को मौका देंगे। इस भाव को लेके लोग बदलाव की तलाश में हैं, और कांग्रेस ने इतना जरूर कर लिया है कि अपने आप को उस बदलाव का सुपात्र के रूप में पेश कर दिया है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस अब न पेश कर पाती तो हो सकता है झक मार के लोग वापस बीआरएस को ले आते, लेकिन कम से कम मेरी समझ में जो मैंने जमीन पे देखा, लोग इस बार स्पष्ट मन बना चुके हैं, बीआरएस से कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और अगर वो शिफ्ट जो मैंने अपनी आंख से देखा वो सही है, तो इसका मतलब है कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट मेजोरिटी आ जानी चाहिए। अब एक सवाल है, जैसे आपने कहा साफ साफ शिफ्ट दिख रहा है और आपने इसके पहले हवा और आंधी का जिक्र किया, तो इसकी वजह क्या है? मैं इसको समझना चाहूंगा कि जहां सही आपने आंकड़ों का जिक्र किया कि जहां 2018 में 88 सीटें मिल गई और 47% लगभग वोट मिल गया बीआरएस को, टीआरएस जो भी कहें, और कांग्रेस उनके मुकाबले सिर्फ 19 सीटें पाई। लोकसभा में बीजेपी, जिक्र किया आपने कि 4 सीटें हासिल की, बीजेपी का उठना, और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी, जिसका जिक्र बहुत हुआ कि लोकल बॉडी में बीजेपी ने झंडा बुलंद कर दिया। तो फिर ये शिफ्ट की वजह क्या है कि बीजेपी का उठान ढलान की तरफ आया, और कांग्रेस जो उस तरह से मजबूत नहीं दिख रही थी, वो अचानक आपके हिसाब से आंधी और हवा जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए बुनियादी बात है, लोगों का बीआरएस से एक तरह से उम, गुस्सा तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक लोगों का अब मन उठ गया है कि भाई जितना इन्होंने करना था कर चुके। जैसे मैंने कहा, केसीआर से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो पूरा तंत्र इन्होंने खड़ा किया है, उससे लोगों में बेहद नाराजगी है। तंत्र का मतलब इनके इर्द-गिर्द जितने भी नेता हैं, भयानक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और इनके जो एमएलए एमएलए लोगों से बेहद नाराजगी है लोगों के मन में। तंत्र का ये भी मतलब है कि सरकार की जितनी भी तमाम योजनाएं आई, उसमें एक दो योजनाओं को छोड़ के रहे तो बंधु जैसी सफल योजना रही है जिसमें सबको मिला है, लेकिन बाकी तमाम चाहे दलित बंधु योजना हो, जितनी भी अन्य योजनाएं हैं, उसमें इन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को तो कुछ दे दिया, बाकी को कुछ नहीं दिया। इन सब चीजों के चलते, और खास तौर पे तेलंगाना की जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उनमें जो बेरोजगारी के सवाल पे आक्रोश मैंने देखा, कहा कि ये क्या आपने स्वर्णिम तेलंगाना देखा देने का ख्वाब दिया था। ये स्लोगन था स्वर्णिम तेलंगाना। स्वर्णिम तेलंगाना के नाम पे आपने बेरोजगारी पकड़ाई हमें। तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है इन तमाम मुद्दों की वजह से। अब इसको बीजेपी पकड़ती या कांग्रेस, सवाल ये था। शुरू में लगा कि बीजेपी पकड़ पाएगी, बीजेपी ने वो किया, लेकिन बीजेपी का ज्यादातर असर था वो हैदराबाद शहर में और उत्तरी तेलंगाना के उन इलाकों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां जहां हम्म, हिंदू मुसलमान का खेल करवाया जा सकता था। लेकिन अब मुख्य बात ये अजीत भाई की दक्षिण भारत में अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति उस तरह से आग नहीं पकड़ती जैसे कि उत्तर हम्म, भारत। तो हम्म, हुआ, ढल गया। और जब भारत जोड़ो यात्रा के समय से कांग्रेस ने
अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश किया। रेवंत रेड्डी का यहाँ जिक्र करना जरूर होगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने एक स्ट्रीट फाइटर की तरह, मतलब जो लड़ सके, भिड़ सके, केसीआर की भाषा में मुकाबला कर सके, वो कहते हुए उसने पार्टी में एक जान फूंकी, जिसकी वजह से अब कांग्रेस एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में आई। और कांग्रेस हालांकि डाउन चली गई थी, लेकिन तेलंगाना में और तेलंगाना के लोगों की स्मृति में कांग्रेस आज भी जिंदा है। आज भी इंदिरा अम्मा वहां के लिए बिल्कुल एक पूजनीय किस्म की व्यक्तित्व है। तो अब एक दो चीज और फिर कहना चाहता हूं कि जब लोकल बॉडी में इलेक्शन हुआ हैदराबाद में, और उस तरह से अमित शाह ने कैंपेन किया और कमान संभाली बीजेपी के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेताओं ने, और उसके बाद वहां बीजेपी को इतनी कामयाबी मिली लोकल बॉडी में हैदराबाद में, जो अपने आप में लगा कि यहां से बीजेपी का उठान हो गया तेलंगाना में। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां और सभाएं, जो अभी कल परसों की भी तस्वीरें आई, मोदी जी एकदम जो भगवान के सामने तस्वीर खिंचवाई, सब कुछ। तो ये जो मोदी का, जिसको मीडिया का बड़ा तबका मोदी मैजिक, मोदी का करिश्मा, मोदी का फेस कहता है, इसके बरक्स कांग्रेस अगर इतनी मजबूत हो के यहां आई, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना नहीं है। हाँ। हैदराबाद में हिंदू मुसलमान का सवाल बहुत बड़ा है। हैदराबाद में बहुत संपन्नता है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाहर के आए हुए बहुत बड़ी आबादी है। बाकी तेलंगाना का चरित्र उससे बिल्कुल अलग है। तेलंगाना मूलतः एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का प्रदेश है। ये मिला के वहां 90-95% है, जिनके लिए बीजेपी के पास कहने को बहुत कुछ है नहीं। और दूसरा, ये जो बार-बार बीजेपी का कहना कि बस मोदी मैजिक सब कुछ कर देगा, और देखिए बीजेपी की सफलता भी आप देखिए कि बार-बार ये फॉर्मूला फेल होता है, लेकिन फिर भी बीजेपी बार-बार इसके बारे में दावे करती है। ये फॉर्मूला दिल्ली में फेल हुआ, बंगाल में फेल हुआ, बिहार में फेल हुआ, कर्नाटका में फेल हुआ, बार-बार ये फेल होता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के 2 दिन पहले बताया जाता है, बस मोदी वहां चले गए हैं, सब कुछ पलट जाएगा, और हम भी बड़ी नादानी से इस फॉर्मूले को प्ले करते रहते हैं। हकीकत ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व में चेहरा भी नाकाफी है या अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, मजबूत है। लेकिन मोदी जी अपने दम पर बीजेपी को राज्यों में जिता सकते हैं, ये बात तो बहुत पहले से ये भ्रम टूट चुका है। और मैं समझता हूँ बीजेपी के पास चूंकि दिखाने को कुछ और होता नहीं है, आखिरी दिन में क्या कहें तेलंगाना में। देखिए, सच्चाई इस वक्त ये है कि ले दे के बीजेपी की इस वक्त तेलंगाना में एक ही भूमिका है कि बीजेपी कुछ स्थानों पर वोट काटेगी, बीआरएस विरोधी वोटों में डिवीजन पैदा करेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2-4 सीटों का एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता है। ले दे के बस उतनी भूमिका है इस वक्त बीजेपी की, उससे ज्यादा बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है वहां के। बीजेपी को 10-12% वोट आ जाए और 4 या 5 सीट मिल जाए, तो बीजेपी वाले नेता भी खुश हो जाएंगे। इससे फालतू बीजेपी की आज उस चुनाव में कोई रोल नहीं। अच्छा, मैं जरा अब डायरेक्ट, अगर कट शॉर्ट में डायरेक्ट जानना चाहूं कि आप एक तो होता है कि आप देख रहे हैं कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है, आपने कहा हवा और आंधी शब्द का भी इस्तेमाल किया, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और अगर बन रही है, बन सकती है, 118 की असेंबली है, तो आप कहां देखते हैं कांग्रेस को, कहां देखते हैं बीआरएस को? बीजेपी के लिए तो आपने बता दिया। देखिए, वो जो सीटों की भविष्यवाणी करने वाले काम के लिए तो एक अच्छा सर्वेक्षण चाहिए, जो मेरे हाथ में नहीं है। जी। जब मैं कहता हूँ स्पष्ट बहुमत, तो जाहिर है 60 से तो ऊपर आएगी, तभी स्पष्ट हम्म। होगा। और बीजेपी को देखते हुए सब लोग कहते हैं कि भैया देखिए, आखिरी मिनट पे कांग्रेस की सरकार को रोकने के लिए बीआरएस के साथ बीजेपी भी मिल जाएगी, और देखना एमआईएम भी इनके साथ घुली मिली है। बिल्कुल एमआईएम और बीआरएस का एक संबंध रहा है, तो सब घुल मिल जाएंगे, और कहते हैं देखना 2-4 को तो वैसे ही खरीद लेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि स्पष्ट बहुमत, तो ये तो इसका मतलब ही है कि केवल 60 नहीं, मैं समझता हूँ 65 वगैरह से तो ऊपर आएगी ही आएगी कांग्रेस। जिस तरह की आंधी मैंने कुछ इलाकों में देखी, उससे तो लग रहा था कि उससे भी बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक स्पष्ट सीटों की भविष्यवाणी करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि उस तरह का एग्जैक्ट थर्मोमीटर मेरे पास है नहीं, जो एक जमाने में लेके चलता था।
वो ना हो और मैं उस तरह की भविष्यवाणी करूं, वो अपने आप में ठीक बात नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर कांग्रेस को कोई 60-65 से कम सीट आई तो मुझे बेहद हैरानी होगी, लगेगा कि नहीं यार, कुछ लगता है नब्ज पकड़ना भूल गए। सिर्फ वही है। चलिए, तो ये हो गया तेलंगाना। बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन अभी चूंकि बाकी राज्य भी हैं। अब जरा हम आते हैं योगेंद्र जी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें कहां से आप शुरू करना चाहते हैं, वहीं से बात करते हैं संक्षिप्त में, ताकि उसका आपका अनुमान, आकलन, विश्लेषण क्या है, एक बार दर्शकों को समझ में आए। तो किस स्टेट को आप पिक करना चाहेंगे पहले? मध्य प्रदेश से शुरू करें। मध्य प्रदेश में जी, मैंने काफी समय भी जी, लगाया और मेरी जी। समझ थी। आज चुनाव हाँ, से 4 महीना पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं हाँ, कहता भैया ये कोई मैच है ही नहीं। हाँ, जनता तंग की है, बदलाव चाहती है। और अगर हाँ, क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये मैच हाँ, तो 40वें ओवर तक तो खत्म हो जाना चाहिए, उससे फालतू का मैच है नहीं। हाँ, आज से 4 महीना पहले स्थिति थी। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के नजदीक आते-आते कांग्रेस इसको 45वें, 46वें, 48वें ओवर तक ले गई है, जिसकी कोई खास वजह नहीं थी। ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये चुनाव बहुत पहले से समेटा जा सकता था। हाँ, लेकिन कुल मिला के यदि आप मुझसे आज भी पूछें, तो मुझे लगता है कांग्रेस आगे रही है। बावजूद इसके कि आखिरी 10 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस आगे रही है और मध्य प्रदेश में चूंकि कोई तीसरी फोर्स तो है नहीं, तो आगे रहने का स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस बहुमत पाएगी। लेकिन वो हाँ, बहुमत इतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि हो सकता था। सच हाँ, कहूँ तो एक स्टेज पे तो मुझको लग रहा था कि 230 में से कांग्रेस 140-50 सीट धड़ल्ले से ला सकती है। हाँ, इतना स्पष्ट लोगों का मन बन गया था जमीन पे। जमीन पे हाँ, जब मैं घूम रहा था, तो लोग कह रहे थे कि देखिए साहब 18 साल हो गए, अब बस, अब और कुछ नहीं। और उधर हाँ, कांग्रेस की तरफ से कम से कम और कुछ हो ना हो, एक स्पष्ट चेहरा था, कांग्रेस का एक हाँ, नेता था, तो कोई वो चक्कर भी नहीं कि ये बनेगा या वो बनेगा, कमलनाथ का चेहरे लेके कांग्रेस लड़ रही थी। और जनता कांग्रेस को जिताने को बिल्कुल तैयार बैठी थी। हाँ, बाद की स्टेज में कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ खींचतान हुई और मध्य प्रदेश में कम से कम कहना चाहिए कि बीजेपी ने बहुत जम के भूमिका अदा की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि मध्य प्रदेश में आपने तेलंगाना में बीजेपी की रणनीति का बात की। तेलंगाना में तो उससे कुछ बहुत हासिल नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन कोई सामान्य संगठन नहीं। इस संगठन की जड़ 1950 के दशक में है, 60 के दशक में है। बहुत पुराना संगठन है और बीजेपी ने अपनी ताकत भी झोंकी, अपने बड़े-बड़े मंत्रियों को पकड़-पकड़ के दिल्ली से भेजा वहाँ कि जाओ चुनाव लड़ो। हाँ, और बीजेपी ने अपनी रणनीति भी लगाई। चुनाव हाँ, में कैंडिडेट सिलेक्शन करने में बीजेपी ने कहीं समझदारी दिखाई है। इस सब का कितना और एक अंतिम मौके पे शिवराज चौहान ने जो लाडली बहन योजना वाला कार्ड खेला, जिससे महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा गया, इन सब से बीजेपी को कुछ फायदा हुआ होगा। मेरी समझ आज भी है कि उन सब से चुनाव पलटेगा नहीं। हाँ, बीजेपी की जो हार है उसका फासला कम हो जाएगा और कांग्रेस की जो बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, बहुत बड़ी नहीं, अब एक सामान्य जीत हो जाएगी। ऐसी मेरी अभी भी समझ है। लेकिन अब तो कुछ ही दिनों की बात है, हमें एग्ज़ैक्ट पता लग जाएगा। जी, तो जैसे 130 की 230 की माफ करिए असेंबली है, 114 पिछली बार भी कांग्रेस को मिली थी। खैर किसी ढंग से सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद सरकार कैसे हटाई गई दुनिया के सामने जग जाहिर है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 130-40 आपको दिखता था, जो अब उस तरह से नहीं है, जो भी आपने जिसकी व्याख्या की। इसका मतलब कांग्रेस 118, 20, 22 कुछ भी हो सकती है अगर बहुमत के आंकड़ा से ज्यादा देखें तो। नेक टू नेक। अजीत भाई, इतना सटीक सीटों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। लोग जी, बहुत कॉन्फिडेंस से कह तो देते हैं और मैं हैरान होता हूँ जो लोग इतना विश्वास दिखाते हैं कि 118 122 है। दरअसल क्या होता है कि इतने बड़े राज्य में एक आधा प्रतिशत वोट इधर से उधर हो जाए तो 8-10 सीट इधर से उधर हो जाए। मैं जो कह रहा हूँ मोटा ये कि पहले तो मुझे लग रहा था कि 140 से ऊपर बड़े धड़ल्ले से ले जाएगी कांग्रेस। अब लगता है कि वो नहीं, उससे कुछ नीचे रहेगी। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी से ऊपर रहेगी। अब इसका जो भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक झूठा प्रिसिजन नहीं करना चाहिए। सही बात। आप हम जैसे लोग जो सड़क पे घूमते हैं, आप हाथ लगा के ये तो बता सकते हैं कि बुखार है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि 102.9 है या 103.4 है, तो आप कहेंगे भैया थर्मामीटर लगा के देख लो, ये मैं नहीं बता सही सकता। बात, सही। बुखार है, तेज है, इतना तो कह सकते हैं।
जी। सही बात। और एक अहम बात आपने सही कहा योगेंद्र जी कि आधा % से सीटों में बहुत फर्क आता है। उसकी मिसाल तो 2018 का राजस्थान इलेक्शन है। आधा फीसदी वोट कांग्रेस को ज्यादा थे और कांग्रेस को 26 सीटें ज्यादा मिल गई, 99, और आधा फीसदी कम बीजेपी को, और बीजेपी 73 पर अटक गई। कोई सोच सकता है आधा फीसदी से क्या होगा, बट आधा फीसदी से 26 सीटों का फासला हो गया। ये आपने सही कहा। और हम सब लोग भी द्वंद्व में होते हैं सर। मैं जैसे 25 दिन राजस्थान घूम कर आया, तमाम लोग पूछ रहे क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा कि भाई राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब अशोक जी ने 50 से ज्यादा बना दिए, गहलोत साहब ने। अब मैं 10 जिले 12 जिले गया भी, तो उसके आधार पर बाकी जो 40 जिले बच गए उसका आकलन मैं नहीं कर सकता। और कई बार मैं वही से सर ये भी मानता हूं कि एक विधानसभा में 3 लाख 2.5 लाख वोटर है, 50 लोगों से मिलकर भी नहीं अंदाजा लगा सकते क्या होगा। तो ये एक द्वंद है। आप बहुत ईमानदारी से उसको मान रहे हैं। अब वापस हम आते हैं सर इसके बाद कट शॉर्ट में ही राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, जो सर्वे आ रहे थे शुरुआती दिनों में, जिन सर्वे में एमपी और छत्तीसगढ़ में, सारे सर्वे मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ खास तौर से कांग्रेस की सरकार की वापसी की दिशा लगातार आ रही थी। आपको क्या दिख रहा है अब तक? अजीत भाई, पहली बात तो ईमानदारी से ये कि मैं छत्तीसगढ़ में घूम नहीं पाया। जी। बाकी राज्यों में मैं घूमा, बहुत समय लगाया, लोगों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में मेरी भी आपकी वाली धारणा थी कि नहीं, ये तो जीती जिताई राज्य है कांग्रेस के लिए, इसमें कितना घूमने की आवश्यकता है। हमारे साथी वहां काम कर रहे थे। जी। ये बात सही है कि आखिरी दिनों में ये खबर आई कि भाई मामला ज्यादा नजदीकी का हो गया है। खबर ये आई कि जो छत्तीसगढ़ का सेंट्रल इलाका है, जो बीजेपी के लिए पहले भी मजबूत रहा है, वहां बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए जो दक्षिण और उत्तर के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां कांग्रेस के बेहतर करने के बावजूद भी ये चुनाव काफी नजदीकी हो गया है, ऐसी खबरें आई। उस खबरों की पुष्टि कर सकूं या उसका खंडन कर सकूं, इस स्थिति में मैं नहीं हूं। मेरी अभी भी धारणा यही है कि चूंकि भूपेश बघेल ने एक दमदार सरकार चलाई, काम करने के साथ-साथ प्रचार पर और उसकी एक राजनीतिक रणनीति बनाने पर काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी ज़रूरत थी। और आखिर आते-आते केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी और सिंहदेव साहब की दोस्ती भी करवा दी। तो जो पार्टी के अंदर फूट दिखाई देती थी, उसको भी ठीक किया गया। वो सब देखते हुए मेरी अपनी मान्यता यही है कि हाँ, पिछली बार जितनी बड़ी जीत तो कांग्रेस की नहीं हुई, लेकिन ले देकर कांग्रेस आगे है। और आगे का मतलब, क्योंकि यहाँ भी कोई तीसरी बहुत बड़ी फोर्स है नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई देती है। जो सर्वेक्षण कह रहे हैं कि भाई आखिरी दिनों में बहुत नजदीकी आ गई, मैं उसका कारण अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अभी उस बात पे कायम हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कयास है दूर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति का जो कि खुद ग्राउंड पे नहीं गया है। बहुत सही। छत्तीसगढ़ की ऐसे बात करें तो 2018 में 90 में से 68 सीटें बीजेपी ले आई थी, और 15, माफ करें, कांग्रेस, और 15 बीजेपी, जो अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस की, कोई शक नहीं। लेकिन अभी जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि 2-3-4 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति को लोग आकलन उसी तरह से कर रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें काफी कम हो सकती है, बीजेपी की बढ़ सकती है, लेकिन उस नफा नुकसान में कितना एज, क्या, उसका अभी आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, उनके हिसाब से कि अभी भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कितने नंबर, उस पर हम लोग कोई ऐसा बता भी नहीं सकते। व्याख्या उन्होंने की योगेंद्र जी ने। अब आते हैं राजस्थान। मैं बात थोड़ा 2-2-3-3 काउंटर सवाल के साथ करना चाहता था, लेकिन लगातार मेरी टीम कर रही है, ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि जितनी भी बात दर्शक सुन पाए। राजस्थान बहुत अहम है योगेंद्र जी। राजस्थान को लेकर एक धारणा थी 5 साल में, जिस ढंग से सरकार चली, शुरुआती सरकार बनते ही सचिन वर्सेस गहलोत, फिर सचिन का सरकार से बाहर जाना, फिर बगावत, फिर गहलोत खेमे की बगावत कहें या जो भी स्टेज बगावत था, स्टेज मैनेज जो भी चीजें हुई, नाटकीय घटनाक्रम, फिर मानेसर में सचिन की खेमेबंदी, बाड़ेबंदी, उन सब के बीच भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप भी लगे गहलोत के मंत्रियों पर। अब चुनाव में राजस्थान की बात करें, और जैसे आपने कहा कि आला कमान ने दोस्ती करा दी,
वहां सिंहदेव और भूपेश बघेल ने, में यही बात यहाँ कही गई कि आखिरी दिनों में, महीने 2 महीने में लगा सीज फायर करवाया गया, लेकिन उसके पहले 4 साल 4.5 साल खूब लड़े दोनों, मतलब तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, गद्दार से लेकर न जाने क्या क्या कहा गया। अब आज के परिदृश्य में जब राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो आप राजस्थान को कैसे देखते हैं? अजित भाई, राजस्थान का परिणाम तो बताना कठिन है। आपकी तरह मैंने भी वहां घूमा और आपकी तरह मुझे भी लगा कि ये तो अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। पूरे राजस्थान में कोई एक तरफा लहर नहीं। अगर जहां एक तरफा लहर होती है, वो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लोगों से बात करके भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब एक तरफा लहर नहीं होती है, तो वहां कोई प्रिसाइज अनुमान लगाना कठिन होता है। लेकिन कुछ बातें विश्वास से कही जा सकती है। नंबर 1, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का भाव नहीं। लोग बीजेपी के अपने वोटर भी कुल मिला के कहते हैं कि नहीं भाई, काम तो किया है गहलोत जी ने, और खासतौर पे उनकी जो चिरंजीवी योजना है, उनकी जो पेंशन योजना है, उन्होंने जो गिग वर्कर्स के लिए किया है, ऐसी तमाम चीजें एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशंस रहे। तो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं। गहलोत जी की व्यक्तिगत छवि पॉजिटिव है जनता के मन में, और पता नहीं क्यों पायलट गहलोत का सवाल इस चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सवाल के रूप में नहीं उभरा है। कम से कम 4 महीने पहले ही समझौता हुआ, लेकिन जनता के लिए वो एक तरह से सवाल दब गया। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी की आपसी घमासान उससे भी ज्यादा है, तो इसलिए शायद लोग इनकी घमासान को थोड़ा कम मानने लग गए हैं। ये मुद्दे तो नहीं, लेकिन क्या तकलीफ है? अगर इतनी सब बातें हैं तो सामान्यतः तो उस पार्टी को धड़ल्ले से जीत जाना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री पॉपुलर है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, काम किया है, चुनाव जीत जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिक्कत 2-3 है। पहला, एमएलए के खिलाफ काफी गुस्सा है और तमाम एमएलए को दोबारा टिकट मिले। दूसरा, कि राजस्थान में एक कहीं लोगों का ये सेंटिमेंट जरूर रहता है कि भाई 5 साल हो गए, बहुत हो गए, अब दूसरे की बदल के देखते हैं। बदल के देखते हैं, रोटी पलटनी है। ये मुहावरा राजस्थान में हमेशा चलता है, रोटी पलटने वाला। और तीसरा, कि राजस्थान में बीजेपी को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। आप देखिए पिछले तमाम चुनावों को, जब भी कांग्रेस जीतती है बहुत थोड़े फासले से जीतती है, बीजेपी बहुत ठीक ठाक सीट ले आती है। लेकिन जब कांग्रेस हारती है, बुरी तरह हारती है, और बीजेपी को बहुत भारी सपोर्ट मिलता है। हाँ, तो एक वो एक तो हमने स्ट्रक्चरल देखा ही, वो तो 2013 का हिस्टोरिकल है, जब 21 सीटें कांग्रेस 21 सीटों पर चली गई थी। जी। उससे पहले भी हर बार कांग्रेस जब हारती है तो बुरी तरह हारती है, जीतती है तो बस किसी तरह से जीतती है। हाँ, तो तो वहां इसलिए एक फर्क है सर, बीजेपी हारती भी है तो भी 73 पा लेती है। एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा हाँ, हूँ। इसलिए बीजेपी को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है राजस्थान की। तो गहलोत जी को एक तो स्ट्रक्चरल एडवांटेज की दिक्कत है बीजेपी की, दूसरा यही जो मैंने बताया कि 5 साल बाद पलटने की परंपरा है, और तीसरा उनके एमएलए के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। तो गहलोत जी का चुनाव जीतना इस पे निर्भर था कि वो इस चुनाव को केवल राज्य स्तर का चुनाव बनाए, अशोक गहलोत का चुनाव बनाए, सरकार का चुनाव बनाए और स्थानीय चीजों पे ना उलझने। लेकिन अंततः वो उलझा। ये चुनाव आपने भी देखा होगा, स्थानीय चुनाव लड़ा गया। वो हर हर अपनी सीट का जातीय समीकरण था, हर सीट के अपने उम्मीदवार का खेल था, और कम से कम 15-20 सीट ऐसी हैं जहां आजाद उम्मीदवारों का खेल होगा। निर्दलीय और बागी। हाँ, इसके अलावा निर्दलीय, बागी और छोटी पार्टियां जो भी कर ले उसको। छोटी पार्टियां अलग से 10-12 सीट में है। सीपीएम है, बीएपी है, आरएलडी हनुमान है। बेनीवाल है, आजाद समाज पार्टी है, बीएसपी है। जी। तो इसलिए इन सब के चलते राजस्थान में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश में है कि सीधा दोनों पार्टियां मिला के 95% सीट ले जाएंगी। तो राजस्थान में 15-20 सीटें अन्य के हाथ में आएंगी, और ये एक संभावना बनती है, जो संभावना सामान्यतः मैं नहीं कहता, और आमतौर पे पत्रकार कहते थे तो मैं कहता था यार टाइम वेस्ट मत करो, टाइम पास करने वाले काम है। त्रिशंकु विधानसभा आमतौर पे टाइम पास करने की चर्चा है, लेकिन राजस्थान में ये गंभीर संभावना है। तो अगर आज आप मुझसे पूछें तो त्रिशंकु भी हो सकती है,
बीजेपी की मेजॉरिटी भी आ सकती है, या कांग्रेस मेजॉरिटी के इतना नजदीक भी आ सकती है कि कुछ बागियों को मैनेज करके कांग्रेस की सरकार बन जाए। अब आप कहेंगे ये तो आप तीनों खानों में अपना बात डाल रहे हैं। सच बात है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, तेलंगाना में जो मुझे साफ दिखाई देता है, मैं साफ बता रहा हूँ। राजस्थान में ये तो स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जी की जिस तरह की विजय होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई, और बीजेपी बुरी तरह से पराजित होने की स्थिति में नहीं है। और साथ में अशोक गहलोत पिछली 2 बार सरकार चला के जितनी बुरी तरह से हारे, उतनी बुरी तरह से हारने वाले भी नहीं इस बार, इतना आप कह सकते हैं। उसके बाद रत्ती तोला माशा वाला जो वो तौल है, वो करना शायद हमारे बस की बात फिलहाल नहीं। मगर उस दिन जिस एक राज्य को मैं बार बार देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सस्पेंस यदि मेरे लिए सबसे ज्यादा रोमांच है तो तेलंगाना में है कि कमाल की चेंज हुआ है, और सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर है कि क्या होगा, वो राजस्थान को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही आपने। रोमांच जरूर तेलंगाना में है कि तेलंगाना जहां कांग्रेस पिछली बार 19 सीटें जीती और कहां 88 सीटें, और कहां बीजेपी, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं बीजेपी का इमरजेंस की लोकसभा में 4 सीटें और पूरी ताकत झोंक दी नगर निगम तक में, इस उम्मीद में कि 17 में से 10-8 सीटें ले आएंगे। जैसे सही आपने जिक्र किया, बंगाल में जैसे 18 सीटें जीत गई थी बीजेपी, तो कुछ उस जोर के साथ बीजेपी लगी, लगातार रैलियां, दौरे, अमित शाह, मोदी सब वहां जुटे रहे, और उन सब के बाद अगर कांग्रेस अचानक उठती है और यहां आपको लगता है कि सरकार बन रही है, ऐसे दावे कांग्रेस नेता कर रहे, होगा क्या वो 3 तारीख को पता चलेगा। तो जाहिर है सबसे अधिक रोमांच वहां है। और जो आपने कहा जिज्ञासा राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में बहुत पेचोखम है, और जितना मैंने भी देखा अलग अलग इलाके की तासीर भी अलग है, वहां का जातीय समीकरण अलग है, अलग अलग एक ही जातियां अलग अलग इलाके में अलग अलग ढंग से वोटिंग कर रही है, वो सब भी है। और इन सब के बीच अशोक गहलोत के विधायकों से, मंत्रियों से नाराजगी भी है। तो ये सब है, कुल मिला के ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें हैं जो बीजेपी नेतृत्व की तरफ से हुई है, जो फितरत भी है। तो हम सबको इंतजार रहेगा। मैं बातें तो इसमें एक दूसरे से सवाल जवाब से कुछ करना चाहता था, लेकिन बार बार फ्रिज होने की वजह से मैं ये खत्म करता हूं, और हम लोग इंतजार करेंगे 3 तारीख को क्या नतीजे होते। और जाते जाते भूल गया, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, नहीं तो दर्शक कहेंगे कि चुनाव 5 जगह हुए और आपने भी मिजोरम को छोड़ दिया। मिजोरम में 3 तरफा लड़ाई है। एक है एमएनए, जो कि पहले बागी पार्टी हुआ करती थी, बागियों की पार्टी है, जिसने भारत की सेना से लड़ा था एक बार। वो एमएनएफ जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसकी लोकप्रियता उसका मूल्य है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो कि हमेशा विपक्ष में खड़ी रही है, लेकिन जीतती दिखाई नहीं दे रही है। और तीसरी वहां एक अलग मिजो पीपल्स फ्रंट ने, मिजो एमआरपी करके एक नई पार्टी, कुछ सिविल सोसाइटी की पार्टी है, जिसका दम थोड़ा सा बढ़ा है। और संभावना यही है कि इस 3 तरफा लड़ाई में हो सकता है किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले। एमएनएफ पहले की तुलना में डाउन हुई है, उसमें कोई शक नहीं, और दूसरी पोजीशन पे कांग्रेस की बजाय ये जो नया सिविल सोसाइटी ग्रुप आ रहा है, उसके आने का ज्यादा गुंजाइश है। जोरम पार्टी करके जो है एमजेडपी, उसके आने की ज्यादा संभावना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। बातचीत को खत्म करते हैं। दर्शकों से माफी चाहूंगा, कुछ वाईफाई की, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बीच बीच में फ्रीज किया है, किसी ढंग से आप मैनेज करिए, देखिए। फिर मुलाकात होगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार योगेन जी, समय निकालने के लिए। नमस्कार।